कंप्लीट हो गया था। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करते हैं बेटा। जेनेटिक्स कंप्लीट हो गया था, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताएंगे आपको, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताएंगे। फिर हम बात करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इससे रिगार्डिंग 2 एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे। फिर हम सीधे आएंगे न्यूक्लिक एसिड पे, डीएनए आरएनए क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो सेंट्रल डोग्मा हेडिंग है सेंट्रल डोग्मा। जो सेंट्रल डोग्मा है इसका जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट गिवन बाय एफ.एच.सी. क्रिक। एफ.एच.सी. क्रिक साहब थे, उन्होंने वॉटसन क्रिक में जो क्रिक थे ना, वही ये है। क्रिक साहब ने दिया था सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट। सेंट्रल डोग्मा एक्चुअल में ये लाइफ का एक बेसिस है, ध्यान देना, ये लाइफ का एक बेसिस है, सेंट्रल पार्ट है। और इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। देखिए डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में आ रहा है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में आ रहा है, फिर आरएनए से ट्रांसफर हो रहा है प्रोटीन में। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए एमआरएनए में, एमआरएनए से प्रोटीन में। तो डीएनए से, ध्यान देना, डीएनए से डीएनए भी बनता है। डीएनए अपना कॉपी करता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। मतलब डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए खुद एक टेम्पलेट बन जाएगा खुद बनने के लिए। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए टेम्पलेट बनता है आरएनए बनने के लिए भी। मतलब डीएनए टेम्पलेट बनता है डीएनए बनने के लिए भी और आरएनए बनने के लिए भी। डीएनए ऑटो कैटालिटिक और हेट्रो कैटालिटिक दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑटो कैटालिटिक मतलब खुद से खुद बनना, हेट्रो मतलब डिफरेंट चीज बनना। तो डीएनए से डीएनए भी बन रहा है, ये डीएनए का ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी है। और डीएनए से आरएनए भी बन रहा है, ये डीएनए का हेट्रो कैटालिटिक एक्टिविटी है। तो डीएनए ऑटो कैटालिटिक और हेट्रो कैटालिटिक दोनों एक्टिविटी शो करता है। अब दूसरा है सेंट्रल डोग्मा रिवर्स, या रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले गिवन बाय टेमिन एंड बल्टीमोर, टेमिन और बल्टीमोर 2 लोगों ने दिया था। ये आपको वायरसेस में मिलेगा, ये कुछ वायरसेस में मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रिट्रोवायरसेस। रिट्रोवायरसेस होते हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन जो रिट्रोवायरसेस होते हैं, रिट्रोवायरसेस जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें बेटा एमआरएनए से उल्टा डीएनए भी बन सकता है, एमआरएनए से उल्टा आप देखिए डीएनए भी बन सकता है। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये होता है, इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं क्योंकि टेमिन और बल्टीमोर ने दिया था। तो एक चीज ध्यान देना, डीएनए भी बना सकता है, आरएनए भी बना सकता है। आरएनए जो होता है, आरएनए प्रोटीन बना सकता है या फिर डीएनए बना सकता है, आरएनए नहीं बनाता है। तो डीएनए के पास ऑटो कैटालिटिक और हेट्रो कैटालिटिक दोनों एक्टिविटी है। आरएनए जो होता है इसके पास हेट्रो कैटालिटिक एक्टिविटी है, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होता। मतलब आरएनए से आरएनए नहीं बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए भी बनता है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से डीएनए भी बनता है, आरएनए से आरएनए नहीं बनता। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिवर्स हो रहा है। रिवर्स इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे देखिए रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, एमआरएनए से डीएनए में जा रहा है, आरएनए टू डीएनए उल्टा जा रहा है, इसको बोलते हैं इसलिए रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। और एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना है आपको, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके लिख लेना। डीएनए जो होता है, डीएनए परफॉर्म्स बोथ ऑटो कैटालिटिक
ऑटो कैटालिटिक मतलब खुद बना लेना, जैसे रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन डीएनए का ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी है। ऑटो कैटालिटिक एज वेल एज हेट्रोकैटालिटिक। हेट्रोकैटालिटिक मीन्स जैसे अलग चीज बना ले, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए से आरएनए बन गया ना। हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी डीएनए दोनों एक्टिविटी शो करता है। वेयर एज आरएनए एग्जिबिट ओनली हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी। हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी मतलब आरएनए प्रोटीन बना देगा, आरएनए डीएनए बना देगा, लेकिन आरएनए नहीं बनाएगा। तो हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी में इसका ट्रांसलेशन भी हो सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है। आरएनए नहीं बनाता। हालांकि जो आरएनए वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, उनमें आरएनए अपना कॉपी बना सकता है, रेप्लिकेट आरएनए अपना कॉपी बना सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर है वो। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ये कुछ वायरसेस में होता है, जैसे HIV वायरस हो गया, QB बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया, QB बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया। इन सब में ना रिवर्स सेंट्रल डोग्मा होता है, रिवर्स। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए बेटा। तो यहां पे हम बात करते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके लिए ना सर्च किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए इस बात को प्रूव करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो एक दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम बता दें। एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसको बोला गया था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ साहब का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या क्या लिया? इन्होंने माइस लिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी ये बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज कराता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इसके दो स्ट्रेन होते हैं, आर टाइप और एस टाइप। आर होता है रफ टाइप, एस होता है स्मूथ टाइप। ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है, इसमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल नहीं होता है, जिससे नॉन पैथोजेनिक होता है। और एस टाइप वाला स्मूथ होता है, इसका सरफेस स्मूथ दिखता है क्योंकि इसमें पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल होता है। और ये पैथोजेनिक होता है, ये डिजीज करा सकता है, निमोनिया करा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना। ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, सिरिंज ले लिया। सिरिंज में लाइव आर टाइप बैक्टीरिया ले लिया, जिंदा आर टाइप बैक्टीरिया ले लिया लिक्विड में, और उसको माइस में इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया आर टाइप बैक्टीरिया। माइस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लाइव माइस जिंदा रहा, क्योंकि जो आर टाइप बैक्टीरिया है वो निमोनिया कॉज नहीं कराता, नॉन पैथोजेनिक होता है, तो माइस को कुछ हुआ नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, एस टाइप बैक्टीरिया ले लिया, जिंदा एस टाइप बैक्टीरिया सिरिंज में लेके माइस को इंजेक्ट करा दिया एक माइस में। माइस डाई कर गया, डाइड माइस मर गया, क्योंकि माइस को निमोनिया हो गया, डिजीज हो गया, वो मर गया। फिर अगली बार इन्होंने क्या किया, एक दूसरा माइस लिया जिंदा, उसमें ये जो एस टाइप बैक्टीरिया को इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रख दिया कि वो मर गया, हीट किल्ड हो गया। हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया ले लिया, जो हीट किल्ड था, हाई टेम्परेचर पे एकदम डिनेचर हो गया था, मर गया था। हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया लेके माइस में इंजेक्ट कर दिया, माइस सर्वाइव कर गया, क्योंकि जो पैथोजन था वो मरा हुआ था, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया था वो मरा हुआ था, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो जिंदा रहा। फिर चौथी बार इन्होंने क्या किया, फोर्थ टाइम इन्होंने माइस में लाइव आर टाइप ले लिया, लाइव आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, दोनों एक ही उसमें सिरिंज में ले लिया लिक्विड में, और दोनों साथ में माइस में इंजेक्ट कर दिया। माइस डाई कर गया, मर गया। ग्रिफिथ एकदम सरप्राइज हो गया, चौंक गया, अरे ये क्या हुआ, जबकि कंसेप्ट के हिसाब से जो लाइव है वो नॉन पैथोजेनिक है और जो मरा हुआ है वो पैथोजेनिक है। पैथोजन तो मरा हुआ है तो उसको सरवाइव करना चाहिए था, लेकिन ग्रिफिथ एकदम चौंक गया कि माइस डाई कैसे हो गया।
तो बाद में ग्रिफिथ ने दिमाग लगाया, सोचा, तो उसने एक हाइपोथेसिस दिया, मतलब एक सोच के बताया कि अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ सम ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल या प्रिंसिपल, उसने बताया कि कोई केमिकल होता है जो हीट किल्ड एस टाइप से निकलता है, ये डोनर है, जो निकल के लाइव आर टाइप में चला जाता है, आर टाइप उसको ले लेता है, अपटेक कर लेता है, और अपटेक करने के बाद आर टाइप ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, आर टाइप एस टाइप बन जाता है, पैथोजेनिक बन जाता है, जिससे माइस मर जाता है, ये बोला। अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ सम ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल या प्रिंसिपल रिलीज्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप माइस, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, ठीक है, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया जो डोनर है उससे निकलता है, विच इज टेकन बाई लाइव आर टाइप बैक्टीरिया, लाइव आर टाइप बैक्टीरिया ने ले लिया हीट किल्ड एस टाइप से, तो हीट किल्ड एस टाइप डोनर था और आर टाइप रेसिपिएंट हो गया। लेने का, अपटेक करने का जो प्रोसेस था, सॉल्यूशन से डोनर के डीएनए को लेने का जो प्रोसेस था, वो होता है कॉम्पिटेंस, और लेने के बाद व्हिच गेट ट्रांसफॉर्म्ड टू लाइव एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप, लाइव एस टाइप, ध्यान देना, हीट किल्ड एस टाइप से डीएनए निकला था, केमिकल निकला था, और वो लाइव आर टाइप ने ले लिया था, और आर टाइप लेने के बाद एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, व्हिच गेट ट्रांसफॉर्म टू लाइव एस टाइप, आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो गया हीट किल्ड एस टाइप का डीएनए लेके, इसे बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। तो ग्रिफिथ को यह नहीं पता था कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था क्या, वो ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल या प्रिंसिपल था क्या, ये बात ग्रिफिथ को नहीं पता था। तो देखिए, ग्रिफिथ वाज अनेबल टू प्रूव बायोकेमिकल नेचर या ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था क्या, ग्रिफिथ साहब प्रूव नहीं कर पाए। तो देखिए, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था 3 लोगों ने मिलके, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ये 3 लोग थे। इन्होंने प्रूव किया जो बायोकेमिकल प्रिंसिपल था, केमिकल था, उसका केमिकल नेचर था क्या, ये तीनों ने प्रूव किया कि वो डीएनए था। इन तीनों ने प्रूव किया कि वो डीएनए था, वो प्रोटीन नहीं था, आरएनए नहीं था, लिपिड नहीं था, कार्बोहाइड्रेट नहीं था, वो डीएनए था। इन्होंने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? अलग अलग एंजाइम्स का यूज करके, ठीक है। इन्होंने कोई अलग काम नहीं किया, इन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया, ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कैसे? ऐसे जैसे मान लो लाइव आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया ले लिया और उसी में आरएनएज एंजाइम डाल दिया। आरएनएज एंजाइम ने क्या किया, जो हीट किल्ड एस टाइप है उसके आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है, और फिर माइस में इंजेक्ट कराया, माइस डाई कर गया। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तभी तो डाई कर गया। इसका मतलब आरएनएज ने आरएनए को कट कर दिया और आरएनए जाता ही नहीं है, तो आरएनए से कहाँ आरएनए जाता ही नहीं है, इसका मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, प्रोटीएज डाल दिया, दोनों को साथ में लेके प्रोटीएज डाल दिया। प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा हीट किल्ड एस टाइप वाले को, और प्रोटीन जाता ही नहीं है। जब जाता ही नहीं तो जाहिर सी बात है उसको मरना तो है ही, तो फिर भी मर गया वो माइस, इसका मतलब प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लाइपेज एंजाइम डाल दिया दोनों को साथ में लेके, लिपिड डाइजेस्ट हो गया इसका, फिर भी माइस मर गया, इसका मतलब लिपिड भी ट्रांसफर नहीं होता। और जब डीएनएज एंजाइम डाल दिया, हीट किल्ड एस टाइप और लाइव आर टाइप लेके उसमें डीएनएज एंजाइम डाल दिया, तो डीएनएज एंजाइम ने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप के डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, जिससे डीएनए ट्रांसफर हो ही नहीं पाया। और जब डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ तो माइस सरवाइव कर गया। इसका मतलब डीएनएज इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनएज एंजाइम इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनएज एंजाइम डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। इसका मतलब क्या ट्रांसफर हो रहा था, हीट किल्ड एस टाइप से लाइव आर टाइप में डीएनए ट्रांसफर हो रहा था। इससे प्रूव हो गया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इससे ये प्रूव हो गया। तो जो बायोकेमिकल, ध्यान दो, बायोकेमिकल नेचर क्या था उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल था, वो डीएनए था। ये इस बात से प्रूव हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और वही एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। ये सिद्ध हो गया, ये प्रूव हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए, ये प्रूव हो गया।
तो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है बेटा, ये हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया था हर्शे एंड चेज साहब ने, और इन्होंने प्रूव किया, सिद्ध किया कि जो डीएनए होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इन्होंने प्रूव किया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या लिया, आप एनसीईआरटी अपने सामने रख लो बेटा, आप एनसीईआरटी अपने सामने रख लो, हम एक्सप्लेन करते जाते हैं, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज किया ई कोलाई बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, किल करता है। इसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, टेडपोल के आकार में होता है, पॉलीगोनल हेड होता है, टेल होता है, टेल में 6 टेल फाइबर होता है, टेल फाइबर की हेल्प से ये होस्ट सेल से अटैच करता है। इसके हेड में डीएनए रहता है, ये आपने पढ़ा था। तो बैक्टीरियोफेज वायरस में सिर्फ 2 ही चीज़ है, बैक्टीरियोफेज वायरस में सिर्फ 2 ही चीज़ है, प्रोटीन और दूसरा डीएनए, ये 2 ही चीज़ का बना है। तो हेड को प्रोटीन कोट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर ही डीएनए पैक होता है। और जब ये वायरस होस्ट सेल को, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो इसका सिर्फ डीएनए ही अंदर जाता है सेल के। ध्यान देना, जब बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो सिर्फ इसका डीएनए ही सेल के अंदर जाता है, प्रोटीन बाहर ही रह जाता है, प्रोटीन इसका बाहर ही रह जाता है, सिर्फ डीएनए अंदर जाता है, हेड वगैरह बाहर ही रह जाता है, टेल वगैरह सिर्फ सिर्फ डीएनए अंदर जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दे प्रोवाइडेड, इन्होंने सिद्ध किया अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल। अनइक्विवोकल का मतलब जिसमें कोई विवाद ही ना हो, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी ही ना हो, एकदम क्लियर प्रूफ दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से भी ज़्यादा बेटर इन्होंने दिया। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के ऊपर कई लोग अंगुली उठाने लगे, ऑब्जेक्शन करने लगे कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, डीएनए क्या प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। बहुत लोग तो बोल रहे थे प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो ज़्यादा उसके बाद फिर हर्शे चेज ने एक्सपेरिमेंट किया 1952 में, तो इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़बरदस्त था। ये अनइक्विवोकल प्रूफ है, मतलब जिस पे कोई अंगुली ही ना उठा पाए, एकदम निर्विवाद रूप से एकदम सिद्ध हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने रेडियो एक्टिव चीज़ यूज किया, रेडियो एक्टिव चीज़ जो होता है वो सही रिजल्ट देता है। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस यूज किया P32 और रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया S35। और एक चीज़ याद रखना, फास्फोरस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन प्रोटीन। फास्फोरस डीएनए में है, प्रोटीन में नहीं है। एंड इसी तरीके से सल्फर प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन डीएनए। सल्फर प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता। फास्फोरस डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता। और 3 स्टेप इन्वॉल्व थे इनके एक्सपेरिमेंट में। 3 स्टेप था, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है ना। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस था, उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस को S35 से लेबल कर दिया, सल्फर 35। तो सल्फर को जहाँ सल्फर मिलेगा वहीं चिपकेगा। तो सल्फर उसके हेड से जाके चिपक गया, क्योंकि सल्फर प्रोटीन, उसका हेड प्रोटीन का बना है, प्रोटीन में सल्फर है, तो सल्फर जाके हेड से अटैच हो गया। अब उस वायरस का इन्फेक्शन करा दिया ई कोलाई को। तो जब ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा तो उसका डीएनए अंदर चला जाएगा, प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाएगा। तो जो सल्फर था वो बाहर ही रह गया, डीएनए अंदर चला गया। फिर ब्लेंडिंग करा दिया। ब्लेंडिंग मतलब एक ब्लेंडर मशीन होता है, उसमें हिला दिया। हिलाने से ना जो वायरस बैक्टीरिया से चिपका हुआ था उसका कांटेक्ट हट गया। अब उसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन से सेंट्रीफ्यूज करा दिया। जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो जाहिर सी बात है, जो वायरस है, वायरस ऊपर आ गया, वायरस ट्यूब में ऊपर आ गया। तो जो ऊपर आ जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन से, उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। और जो चीज़ नीचे जाके बैठ जाता है उसको बोलते हैं पेलेट। तो पैलेट नीचे था, सुपरनेटेंट ऊपर था। तो जो रेडियो एक्टिविटी था, रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में मिला, क्योंकि S35 प्रोटीन में सल्फर होता है, तो वो प्रोटीन कोट में ही सल्फर लगा रह गया। S35 अंदर गया ही नहीं था डीएनए में। तो रेडियो एक्टिविटी when they used S35, then radioactivity detected in the supernatant, मतलब जो प्रोटीन कोड था वायरस में उसमें डिटेक्ट किया गया था, सेल में नहीं किया गया, क्योंकि सल्फर डीएनए से थोड़ी ना अटैच होता है, प्रोटीन से था, डीएनए में तो गया ही नहीं था। और जब दूसरी बार उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, जब उन्होंने P32 यूज किया, फास्फोरस 32 यूज किया और लेबलिंग कर दिया, तो फास्फोरस जाके डीएनए से अटैच हुआ, वायरस के डीएनए से अटैच हुआ।
प्रोटीन कोड के अंदर जो डीएनए था उससे अटैच हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन करा दिया। जब इन्फेक्शन कराया तो जाहिर सी बात है वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला गया, तो बैक्टीरिया के साथ में P32 भी अंदर चला गया, क्योंकि फास्फोरस डीएनए से अटैच हुआ था तो डीएनए के साथ में फास्फोरस 32 भी अंदर चला गया। ब्लेंडिंग करा दिया, ब्लेंडर में ब्लेंडिंग करा दिया जिससे वायरस का बैक्टीरिया से कांटेक्ट हट गया। अब उसके बाद फिर सेंट्रीफिकेशन करा दिया, और जब सेंट्रीफिकेशन कराया मशीन में तो वायरस ऊपर आ गया, जो हल्का होता है ऊपर आ गया, बैक्टीरिया नीचे रह गया। तो सुपरनेटेंट ऊपर रह जाता है, पैलेट नीचे बढ़ जाता है। अब जब इन्होंने कराया तो रेडियो एक्टिविटी इनको रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में नहीं मिला, वायरस में नहीं मिला, उसके प्रोटीन में नहीं मिला, सुपरनेटेंट बैक्टीरियल सेल में मिला, क्योंकि सेल के अंदर वायरस का डीएनए चला गया था और डीएनए में P32 चिपका हुआ था, लगा हुआ था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है तो P32 डीएनए से अटैच हो गया था। तो इस बार रेडियो एक्टिविटी इनको बैक्टीरियल सेल में मिला। बैक्टीरियल सेल मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस का डीएनए था, डीएनए में मिला। इसका मतलब वायरस का डीएनए ट्रांसफर हुआ था, डीएनए ना कि प्रोटीन ट्रांसफर हुआ था। इससे प्रूव हो गया कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए होता है। इससे ये प्रूव हो गया। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ था, ये अनइक्विवोकल प्रूफ था, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड में आप डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आप इसको पहले लिख लीजिएगा बेटा, नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, न्यूक्लिक एसिड, हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड, एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने सबसे पहले फाउंड इट, न्यूक्लिक एसिड को इन्होंने देखा कि इन पस सेल न्यूक्लियाई, पस सेल न्यूक्लियाई में, पस होता है ना, पस सेल के न्यूक्लियाई में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को ऑब्जर्व किया। पस सेल जो होता है उसके न्यूक्लियस में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड देखा एंड नेम्ड इट न्यूक्लिन, उसको न्यूक्लिन नाम दे दिया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट है अल्टमान फाउंड इट टू बी एसिडिक इन नेचर, सो कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। एक साइंटिस्ट था अल्टमान, उसने देखा कि ये एसिडिक नेचर का होता है, जो न्यूक्लिन है एसिडिक नेचर का है, तो इसको न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इंक्लूड्स डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दो चीज आता है। डीएनए क्या है? डीएनए है लॉन्ग हेट्रोपॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए होता है, डीएनए इज अ लॉन्ग हेट्रोपॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, द लेंथ ऑफ डीएनए डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट या नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट। ठीक है, एक्चुअल में किसी डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं इससे पता चल जाता है डीएनए कितना लंबा होगा, उसका लेंथ कितना होगा, या फिर कितने बेस पेयर प्रेजेंट है इससे पता चल जाता है डीएनए कितना लंबा होगा। बेस पेयर क्या है? दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक बेस पेयर बना लेते हैं। ध्यान देना, दोनों स्ट्रैंड के, एक स्ट्रैंड का एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरे स्ट्रैंड का दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये मिलके ना बेस पेयर बना लेता है अगर कंप्लीमेंट्री है तब। तो दो न्यूक्लियोटाइड मिलके एक बेस पेयर बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ये डिफाइन करता है डीएनए का कितना लेंथ होगा। एंड द लेंथ ऑफ डीएनए इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ध्यान दो, लेंथ ऑफ डीएनए इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक स्पीसीज का, एक स्पीसीज में एक ही ऑर्गेनिज्म जो होंगे ना, मान लीजिए किसी स्पीसीज में 1000 ऑर्गेनिज्म है तो सब में डीएनए का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। डीएनए का जो लेंथ होता है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज की खासियत होती है। जैसे ह्यूमन का डीएनए करीब 2.25 मीटर का होता है, 2.25 मीटर के आसपास में होता है, 2.2 के आसपास में होता है। तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये लॉन्ग हेट्रोपॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, डीऑक्सी। और आरएनए है पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब आप देखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या है? फास्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप, PO4 माइनस ना, फॉस्फेट ग्रुप। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स। तो एक चीज ध्यान देना, साइड में क्या है? साइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, साइड में होता है नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर। ध्यान देना, साइड में होता है नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर, और बेसिस और पेंटोज शुगर में
फॉस्फेट ग्रुप लगा दे तो बन जाएगा टाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ है, जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 चीज़ है, फॉस्फेट ग्रुप है, न्यूक्लियोसाइड्स है, और साइड में क्या है, बेस और शुगर। मतलब शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों मिला के बनता है न्यूक्लियोटाइड। और अगर न्यूक्लियोटाइड से हम फॉस्फेट हटा दे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो साइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर। नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं बेटा ध्यान देना, जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उसमें 2 चीज़ है, प्यूरिन्स है और पिरिमिडिन्स है। नाइट्रोजनस बेसेस में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होता है। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आता है, पायरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन आता है, ठीक है। और पेंटोस शुगर है, ये 5 कार्बन का शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है डीएनए में। और ये इसके C2 पे 5 कार्बन का है, तो जो सेकंड कार्बन है उस पर H लगा होगा, H, जबकि आरएनए में सेम सेकंड कार्बन पे OH लगा होता है, ऑक्सीजन लगा होता है। ये डीऑक्सी है ना, डीऑक्सी मतलब बिना ऑक्सीजन का, डीऑक्सीराइबो, इसका जो शुगर है वो बिना ऑक्सीजन का है, इसलिए बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है इसमें 2 चीज़ है, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स। तो प्यूरिन्स जो होता है बेटा, प्यूरिन्स ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से सुनना। प्यूरिन का, चाहे वो डीएनए का प्यूरिन हो या आरएनए का हो, जो प्यूरिन होता है उसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, 9 मेंबर्स होते हैं उसमें, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, 9 मेंबर्स होते हैं उसमें। एडनिन और गुआनिन दोनों प्यूरिन्स होता है, डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन होता है। और जो पायरिमिडिन होता है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, मोनोसाइक्लिक होता है, पायरिमिडिन मोनोसाइक्लिक होता है, और प्यूरिन जो होता है बाईसाइक्लिक होता है, 2 रिंग होता है स्ट्रक्चर। तो पायरिमिडिन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, 6 मेंबर्ड होता है, 6 मेंबर्ड। और प्यूरिन जो होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, 9 मेंबर्ड होता है। तो पायरिमिडिन में आता है थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है, अभी हम बताएंगे वहाँ पे। बाकी ये पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर में 5 कार्बन का शुगर होता है, और ये डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, इसमें सेकंड कार्बन पे H होता है, ठीक है। और ये जो शुगर है इसमें आप देखोगे पेंटोस शुगर में फ्यूरानोज रिंग होता है, ध्यान देना, फ्यूरानोज रिंग होता है। इस रिंग में कुल मिला के 5 एटम होते हैं, 5 एटम। 5 एटम में से 4 कार्बन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है, और 1 कार्बन रिंग के बाहर होता है एक्सोसाइक्लिक कार्बन होता है, एक एक्सोसाइक्लिक, मतलब रिंग में टोटल 5 एटम थे, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और जो 5वां कार्बन होता है, टोटल 5 कार्बन है, 5वां कार्बन रिंग के बाहर होता है, 5th कार्बन, ठीक है। आरएनए क्या है, आरएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। राइबो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आरएनए में जो पेंटोस शुगर है वो राइबोज होता है। तो यहाँ पे देखिएगा पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में 2 चीज़ है, एक तो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, साइड्स, ठीक है। तो साइड में क्या आता है, नाइट्रोजनस बेसिस है प्लस पेंटोस शुगर है, और बेसिस और पेंटोस शुगर दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और साइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप लगा दे तो बन जाएगा टाइड, मतलब टाइड से फॉस्फेट हटा दो तो साइड बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए राइबोन्यूक्लियोसाइड्स में नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोस शुगर है। नाइट्रोजनस बेसिस में अगेन वही चीज़, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स है। प्यूरिन्स में एडेनिन और गुआनिन है, पायरिमिडिन में यूरेसिल एंड साइटोसिन है। थाइमिन यहाँ पे था, थाइमिन के स्थान पे यहाँ पे यूरेसिल हो जाता है। यूरेसिल जो होता है ये 5 मेथाइल, ध्यान देना, यूरेसिल जो होता है ना, यूरेसिल और थाइमिन में एक मेथाइल ग्रुप का अंतर होता है। जो थाइमिन था वहाँ पे थाइमिन 5 मेथाइल यूरेसिल होता है, मतलब अगर यूरेसिल में 5th पोजीशन पे थाइमिन ग्रुप लगा दें, मेथाइल ग्रुप लगा दें, यूरेसिल में 5th पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप लगा दें तो थाइमिन बन जाता है। थाइमिन होता है 5 मेथाइल यूरेसिल, ठीक है। तो यहाँ पे पायरिमिडिन में डीएनए में थाइमिन था, यहाँ पे यूरेसिल हो जाता है। बाकी पेंटोस शुगर वही है, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर था, यहाँ पे राइबोस शुगर है, इतना ही अंतर है। C2 पे वहाँ H था, यहाँ पे OH है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन का डिफरेंस है। ये 5 कार्बन का शुगर है बिल्कुल उसकी तरह। यहाँ भी फ्यूरानोज रिंग होगा, रिंग में 5 एटम होंगे, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और 5वां कार्बन रिंग के बाहर होगा, एक्सोसाइक्लिक होगा।
तो आप इसको ना नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं, बना लीजिए। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, हम डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आरएनए होता बेटा, आरएनए होता तो राइबोज शुगर होता। देखिए 5 कार्बन का शुगर है, पेंटोज शुगर है, C1 C2 C3 C4 और C5। इसमें एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 5वां कार्बन रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक है, फ्यूरानोज रिंग होता है ये। तो इसमें C2 सेकंड कार्बन पे OH आपको दिख रहा होगा, OH आपको दिख रहा होगा, इसलिए बोलते हैं राइबोज शुगर। तो हुआ क्या, राइबोज शुगर से डीऑक्सीराइबोज शुगर कैसे बना, मतलब आरएनए से डीएनए कैसे बना। जब पहले अर्लियर लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुआ, आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, जब लाइफ का स्टार्टिंग हुआ तो जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए हुआ करता था। आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ है केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू, जिसका नाम था रिडक्शन। तो उसमें क्या हुआ, ये जो C2 पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, गायब हो गया, और ये जो राइबोज शुगर था, राइबोज से बन गया डीऑक्सीराइबोज, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर बन गया। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब इसी डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या करना है, ये जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे ये जो OH लगा है, ध्यान देना, ये जो फर्स्ट कार्बन पे OH लगा है, फर्स्ट कार्बन से यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस जुड़ गया, ये N का मतलब है नाइट्रोजिनस बेस, यहाँ पे ये जुड़ गया नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ गया, और इनके बीच में जो लिंकेज है, इस लिंकेज को हम बोलते हैं, ध्यान देना, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसको किसको जोड़ता है, पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर फर्स्ट और नाइट्रोजिनस बेस, इन दोनों के बीच में, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और पता है शुगर और बेस दोनों मिलके क्या बना लिए, दोनों मिलके अब बना लिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बना लिए ना, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। तो ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब अगर ये नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन है, देखिए जरा, अब बेस में ये प्यूरिन पायरिमिडिन कुछ भी हो सकता है, अगर वो प्यूरिन है, ध्यान देना, प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों के केस में हम आपको बता दें, अगर प्यूरिन है तो उसको हम बोलेंगे C1N9, ध्यान देना, C1N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1-N- N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अगर वो पायरिमिडिन है C1 C- मतलब C1- और 1-, इसका मतलब ये है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं 1-1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर ये बेस प्यूरिन है तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं 1' या -9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, ये 1 क्या है, ये 9 क्या है। 1 है फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। 9 क्या है, 9 दिखा रहे हैं नंबर ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजिनस बेस है उसका 9th नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नंबर 9th शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट से लिंक हो जाता है इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। ठीक है, और जो पायरिमिडिन है तो 1' क्या दिखाता है, 1' दिखा रहा है कार्बन फर्स्ट ऑफ शुगर एंड फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। तो ये एन ग्लाइकोसिडिक, एन का मतलब नाइट्रोजन, तो ये ही होता है ना, ये 1' 9 है अगर वो प्यूरिन है, 1' 1 है अगर वो पायरिमिडिन है।
ये 9 और 1 क्या दिखा रहा है, 9 नंबर ऑफ नाइट्रोजन दिखा रहा है नाइट्रोजनस बेस का, तो आप इसको लिख लीजिए। तो बन गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड बन गया, साइड। अब हम आपको बताएं, आप इसको नोट कर लो। तो ये साइड बन गया। अब क्या करना है, ये जो C5 पे OH है, C5 पे जो OH है, इस पे हम फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, C5 से फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। अब ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड ये। और ये जो लिंकेज है इनके बीच में, बेटा ध्यान देना, इनके बीच में जो लिंकेज है, इस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ये फॉस्फोएस्टर लिंकेज है C5 और फॉस्फेट के बीच में, शुगर के C5 और फॉस्फेट के बीच में जो लिंकेज है, इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज। फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो ये बन गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब कई सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। दूसरा न्यूक्लियोटाइड कहाँ से जुड़ेगा, C3OH से जुड़ेगा। अब देखिए आप जरा, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया एक सिंगल। अब आप देखिए जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड में भी ऐसे शुगर होगा। देखिए दूसरे न्यूक्लियोटाइड में भी ऐसे पेंटोज शुगर होगा, C1 होगा, C2, C3, उसमें भी ऐसे C4 होगा, और C4 से ये C5 निकला होगा, उस पर CH2OH ऐसे होगा ये, ठीक है। C3 पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, DNA है ना, राइबोस शुगर होगा इसमें। अब बेटा ध्यान देना, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इसका जो C1 है, C1 से ये फिर अगेन यहाँ पे कोई जो राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहाँ पे फिर से ये नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ गया। कौन सा लिंकेज है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। और अब ये देखिए जो C5 पे OH है, इस पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दीजिए आप, इस पे फॉस्फेट ग्रुप लगा देना है हमको।